तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्क में मौजूद लाकानूनियत की लहर व डाकू राज के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट। यूट्यूब के नाजरीन के लिए RJ TV और फेसबुक के नाजरीन के लिए अपना करोड़ लालिसन पर जावेद अली सलीमी के साथ तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करते हुए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि हमारी मालूमात आपके लिए किस हद तक मुफीद हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब के कच्चा के इलाके से लेकर अंदरून सिंध तक लाकानूनियत व बदअमनी ने अवाम को शदीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। मौजूदा हालात का ही पेशखेमा है कि अब हमारे छोटे बड़े शहर एक तरफ, गली मोहल्ले और देहात की फ़ज़ा में भी गैर यकीनी सूरत हाल इस हद तक बढ़ चुकी है कि अवाम खुद को अपने घरों में भी महफूज तसव्वुर नहीं कर रहे। एक तरफ माशी हालात अवाम के लिए बाइस तशवीश बने हुए हैं, दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ते हुए जराइम ने सरमायादार तबका को मुल्क से भागने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब सियासी शोबदाबाजियों का कारनामा है तो आपकी सोच मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मोहल्ले वकू और जोग्राफियाई हालात आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुझे हिंद से ठंडी हवाओं के झोंके महसूस हो रहे हैं को मन्नो अन साबित करते हैं कि मौजूदा दौर में जब भी आलमे इस्लाम की जानिब से तबले जंग बजा, पाकिस्तान का किरदार इस जंग में कलीदी हैसियत का हामिल होगा। खुद इसराइल के वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू के दौरान बरमला अपने अज़ाइम का इजहार इन अल्फाज में कर दिया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी हथियार इसराइल के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मेरे इब्तदाई अल्फाज इस बात को साबित करते हैं कि आज हम जिन हालात का शिकार हैं ये अगयार की जानिब से हमारे लिए पैदा करना है और हमने भी इन हालात को मुनज़्ज़म करवाने और दुश्मनों को अपनी सफ़ों तक लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सोचने की बात है कि सिंध का वजीर आला जिसने अवाम से वोट लिए हैं क्यों कर बोल सकता है कि सिंध पुलिस में ताकत ही नहीं कि वो कच्चा के इलाका में डाकुओं को रोकने के लिए अमली कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान को आखिर किसकी नजरें बद लग चुकी है कि हमें 2018 से पहले वाले पाकिस्तान की झलक तक देखने की ख्वाहिश से भी खौफ महसूस होने लगा है। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर होते जाएं। अगर हम गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक शहर ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो या सिंध, हर तरफ बदअमनी ही बदअमनी नज़र आती है। कहीं दहशत गर्दों का राज कायम है, कहीं डाकुओं का तोती बोल रहा है, कहीं शरपसंद अमन अमान ख़राब करने पर लगे हुए हैं तो कहीं तशद्दुद पसंद अफराद की मनमानियाँ जारी हैं। कहना पड़ता है कि जब तक तमाम सियासतदान, अदारे और अवाम एक सोच के साथ मुल्क के हालात पर रहम दिलाना किरदार पर मुत्तफिक नहीं होंगे, ना तो हालात बदलेंगे, ना पाकिस्तान तरक्की की सिमत अपनी मंजिल पाने के लिए कदम बढ़ा पाएगा। क्योंकि हमारी तरक्की की मंजिल सरमायादार तबका की पाकिस्तान में आमद से ही मशरूत है और सरमायादार तबका पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाए बगैर इस मुल्क में अपना सरमाया लाने वाले नहीं। अगर यहाँ इंडस्ट्री व कारोबार के लिए हालात साजगार नहीं होंगे तो हमारे मुल्क में ज़राए रोज़गार भी महदूद ही रहेंगे। मतलब पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदा सतह को कम करने के लिए हमें अपने रवैयों में तब्दील लाने के लिए अपने मिजाजों और सोचों की कुर्बानी तो बहरहाल देना ही होगी। जनूबी पंजाब और सिंध के कच्चा पर नजर डालें तो हमें यहाँ के हालात लर्जा कर रख देते हैं। गुज़श्ता 3 या 4 बरसों के दौरान यहाँ वही हालात हमें नजर आते हैं जिनको सामने रख कर कहा जा सकता है कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। यहाँ के हालात को समझने के लिए इस वाक़या पर नजर डालनी बहुत ज़रूरी है कि डाकुओं ने तकरीबन 4 माह कबल एक पुलिस स्टेशन से SHO और उसके सिपाहियों को उठा लिया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने नाक रगड़ने के बाद अपने सिक्योरिटी एहलकारों को डाकुओं के चुंगल से रिहाई दिलवाई और फिर बड़ी ढिठाई से ऐलान फरमा दिया कि डाकुओं ने हुकूमत के दबाव में आकर पुलिस के SHO व दीगर अमला को रिहाई दे दी। हालांकि सिंध हुकूमत ने डाकुओं से मुज़ाकरात किए और डाकुओं के तमाम मुतालबात मान कर अपने सिक्योरिटी एहलकारों को जिंदा सलामत इनके चुंगल से रिहाई दिलवाने में कामयाबी हासिल की। इस वक्त सिंध में क्या हो रहा है, इस सवाल का जवाब हमें पूरे पाकिस्तान में मौजूद जराइम पेशा अफराद की सोच तक पहुंचा सकता है। इस सोच को सामने रखते हुए इस वक्त मैं आपको वो हालात बताने की कोशिश करने जा रहा हूं जिसकी बदौलत मुल्क जराइम पेशा व तशद्दुद पसंदी की सोच रखने वाले अफराद के लिए जन्नत और अमन पसंद अफराद के लिए जहन्नम बनता जा रहा है।
सिंध का शुमाली इलाका इस वक्त डाकू राज की जद में मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ है। पंजाब को सिंध से मिलाने वाली मोटरवे तकरीबन वीरान नजर आ रही है। यहां तक कि पेट्रोलिंग पुलिस भी यहां पर खड़े होने से कतरा रही है। जो इलाके इस वक्त डाकू राज की जद में हैं, इनमें घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, सखर, जैकबाबाद शामिल हैं, जहां इस वक्त BCO की तादाद में मुगवी मौजूद हैं, जिनको बेलिबास करके तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर मुसलसल वीडियो लगाई जा रही हैं। यहां तक कि एक नौजवान की गर्दन काटने की जो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इस वीडियो का तल्लक भी इसी इलाका में मौजूद डाकुओं से जोड़ा जा रहा है। तो सिंध के इन्हीं अजला में डाकुओं के कमो बेश छोटे बड़े 12 ग्रुप सरगर्मे अमल बताए जा रहे हैं, जिनके मुतहरिक और दहशतजदा कर देने वाले डाकुओं की कुल तादाद पर नजर डाली जाए तो हैरत का झटका लगे बिना संभलना मुमकिन नजर नहीं आता। क्योंकि सिंध में जिन डाकुओं ने दहशत फैला रखी है, इनकी कुल तादाद 350 से ज्यादा नहीं, जो 12 गैंग्स की शक्ल में सिंध पर राज कर रहे हैं। और जो लोग इन ग्रुप्स को ऑपरेट करते हैं, इनकी तादाद 70 या 80 से ज्यादा नहीं, जिनकी दहशत की बदौलत सिंध जरगमाल बना हुआ है। ये गैंग्स हनी ऑपरेटर्स की मदद से कार्रवाइयां करते हैं और ये हनी ऑपरेटर तरबियत याफ्ता लड़कियां हैं, जो सिंध कच्चा के इलाका से दूर कराची व दीगर बड़े छोटे शहरों में बैठकर सादा लोगों को सोशल मीडिया पर शादी की लालच व दीगर पुरखशिश ख्वाब दिखाकर अपनी तरफ राग़िब करती हैं और फिर तयशुदा प्रोग्राम के तहत सादा लो अफराद इन लड़कियों के चक्कर में आकर इन एरियाज़ में पहुंच जाते हैं, जहां तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत डाकू इन अफराद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर मामला तय हो जाने के बाद हनी ट्रिप ऑपरेटर्स लड़कियों समेत हर सहूलतकार को इसका मुनासिब हिस्सा मिल जाता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन डाकुओं की जानिब से जारीशुदा वीडियोज़ में जिन मुगवियों को दिखाया जा रहा है, वो इस पोजीशन में नहीं कि डाकुओं की कोई भी डिमांड पूरी कर सकें? चले हम आपको बताते हैं कि माजरा क्या है कि डाकू बिना ये देखे कि इनका शिकार इनको कुछ देगा भी या कि नहीं, हर एक को अगवा करते चले जा रहे हैं। शबीर बाजारानी, जो कंदकोट से MNA मुंतखब हुए हैं, ने एक न्यूज़ शो में खुद तस्लीम किया है कि इन्होंने 60 लाख अदा करके एक नौजवान को डाकुओं के चुंगल से आज़ादी दिलवाई है। इसी तरह रीतक कुमार, जिसे डाकुओं ने मीरपुर माथेलो से अगवा किया था, को भी 70 लाख तक अदा करके रिहाई दिलवाई गई। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से तल्लक रखने वाले ताजरों और व्यापारियों ने खुद तस्लीम किया कि पुलिस के ऑफिसरान ने इनको 70 लाख जमा करके एक नौजवान की रिहाई का हुक्म दिया। मरते ना तो क्या करते। इन ताजरों ने मतलूबा रकम जमा की और फिर रकम की अदायगी के बाद मतलूबा मुगवी को डाकुओं से रिहाई दिलवा दी गई। ताकि SSP ने हालात को सामने रखते हुए इलाका में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को काबू में लाने के लिए अपनी निगरानी में घोटकी में मौजूद डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया। गो के हालात कंट्रोल में आ गए, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान होने वाले नुकसानात और SHO व DSP समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकारान की शहादत ने लातादाद सवाल उठा दिए, जिस पर हाई कोर्ट सिंध ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। और तमाम शवाहिद को सामने रखते हुए जब रिपोर्ट हाई कोर्ट के रूबरू लाई गई तो वहां कई लम्हों तक हर आंख सकते का शिकार नजर आई, क्योंकि हम डाकुओं की जिस राज दहानी का जिक्र कर रहे हैं, इसकी सालाना आमदन अगवा बराए तावान व दीगर जराइम से 2 अरब से कहीं ऊपर है। डाकुओं की कुल आमदन का बड़ा हिस्सा अगवा बराए तावान और असला की फरोख्त से नहीं, बल्कि कच्चा में मौजूद जमीनों पर गंदम व दीगर अजनास की काश से हासिल होता है। ये जमीनें सरकार की मलकियत हैं। डाकू और इनके सहूलतकार वडेरे गंदम व दीगर अजनास को फरोख्त करके अपनी आमदन का हिस्सा बना लेते हैं, जिससे बवक्त ज़रूरत असला भी खरीदा जाता है, जो हमारे सिक्योरिटी अदारों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। हाँ, सच्चाई यही है कि हज़ारों एकड़ हुकूमत की ज़री ज़मीन जो कच्चा के नशेबी इलाकों में मौजूद है, इन डाकुओं और इनके सहूलतकार वडेरों की आमदन का बड़ा जरिया बनी हुई है। जाहिर है ज़मीन सरकार की मलकियत है, तो सवाल तो बनता है कि ज़मीन पाकिस्तान के शहरियों को लीज पर क्यों नहीं दी जाती? तो जवाब यही है कि अव्वल तो खौफ की बदौलत कोई शख्स लीज पर ली गई ज़मीन तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर कोई पहुंच जाए और काश्त भी कर ले तो डाकू ऐन गंदम की कटाई के वक्त करीब होने को देखकर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसकी बदौलत इलाका में खौफ व हरास फैल जाता
है, जिसे देखकर अपनी लीज पर हासिल करदा ज़मीन को काश्तकार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस ज़मीन को अपने हाथों में रखने के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है, जिसकी सालाना आमदन 2 अरब के करीब बनती है, जबकि अगवा बराए तावान की रकम 2 अरब के करीब को ऊपर तक ले जाने का बाइस बनती है। सवाल तो बनता है कि क्या सिंध में डाकू राज इस हद तक मुनज़्ज़म है कि इनको हुकूमत कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे ये क्लियर करना ज़रूरी नज़र आ रहा है कि आखिर इन डाकुओं की खुदसरी व बाख्तियारी के असबाब क्या हैं, जिनकी बदौलत सिंध के वज़ीर आला को यहाँ तक कहना पड़ा कि सिंध के डाकुओं के हाथों में मौजूद जदीद असला की बदौलत हमारी पुलिस इन पर हाथ डालने की ताकत नहीं रखती। क्या सच में इन डाकुओं में इतनी जुर्रत है कि हुकूमत का सरबराह अपनी ज़बान से मान रहा है कि हम इन डाकुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? मुझे फ़ख्र है अपनी पंजाब पुलिस पर, जिसने जनूबी पंजाब में डाकुओं के ठिकानों पर हमलों में मुश्किलात को सामने रखते हुए फैसला किया कि इसकी असल जड़ पर हाथ डालना चाहिए। मनसूबाबंदी के तहत पंजाब पुलिस ने अपना ही एक अहलकार शाहनवाज कांजू को मुतअद्दिद कत्ल की वारदातों में मुलव्वस करके जेल के इस हिस्से में पहुंचा दिया जहां इन डाकुओं का अहम मुखबर मौजूद था, जो सिंध के अंदर डाकुओं के लिए अहम तरीन किरदार अदा कर रहा था। शाहनवाज कांजू ने इनका एतमाद जीत कर तमाम मालूमात हासिल कर ली और फिर सिंध में इन 7 डाकुओं तक जा पहुंचा, जो जनूबी पंजाब में वारदातों के लिए मुसलसल सरगर्म अमल थे। चंद रोज़ में ही शाहनवाज कांजू ने 7 डाकुओं, जिनके सर की कीमत 2 करोड़ से ऊपर रखी गई थी और इन पर लातादाद अफराद के अगवा और कत्ल की वारदात के मुकदमात भी दर्ज हो चुके थे, को कत्ल किया और वहां से निकल में कामयाब भी हो गया। लेकिन सिंध पुलिस में मौजूद नानियों ने इस मर्द मुजाहिद की निशानदेही कर दी, जिसके बाद डाकुओं ने इसका पीछा किया और शाहनवाज कांजू को कत्ल कर दिया गया। वाकया है जिसको सामने रखते हुए वज़ीर आला सिंध के इस बयान की तरदीद की जा सकती है कि सिंध पुलिस कच्चा में मौजूद डाकुओं से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम डाकुओं की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाई गई वीडियोज़ जिसमें असलह की नुमाइश की गई है को सामने रखें तो बात बाइस से तशवीश नजर आती है कि रॉकेट लॉन्चर और स्टिंगर्स, छोटे मिसाइल चलाने वाले हथियार इनके पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे, और ये हथियार चलाने की तरबियत इन डाकुओं को कहां से हासिल हुई? इस सवाल का जवाब बहुत ही सादा है और वो ये कि सिंध की सरहद बलूचिस्तान से भी मिलती है और इंडिया से भी, और डाकुओं के ये गिरोह जिस मकासद के तहत काम कर रहे हैं वो तयशुदा हैं कि मुल्क पाकिस्तान में किसी सूरत अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतरी की सिमत नहीं जाने देना। इसके लिए 2 अरब तक सालाना इकानमी का बंदोबस्त तो हमारे अदारे और हमारे सियासतदानों की मुफाद परस्ती व नाहिरी ने कर दिया। बाकी काम इंडिया बेहतर अंदाज में कर रहा है और हम मुंह देखने और आईनी हाथों से निबटने जैसे बयानात के अलावा कुछ नहीं कर सके। अगर ये कहा जाए कि इन डाकुओं को मकामी सियासतदान प्रोटेक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस इलाका में इन डाकुओं का राज कायम है इस इलाके में वही सियासत कर सकता है जो इन डाकुओं को काबिल कबूल हो। दूसरे लफ्ज़ों में डाकू ही तय करते हैं किसे मुंतखब करवाना और किसे नहीं। यहाँ की बरादरियाँ आपस में इस हद तक जंग व जदल का शिकार हो चुकी हैं कि वो बिना सवाल किए एक इशारे पर इन डाकुओं की हर बात मान लेती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि यही इनके मुफाद में बेहतर है। तफ्तीशी अदारे बरादरियों की आपस की लड़ाइयों में जिस अंदाज में तफ्तीश करते हैं, इसकी बदौलत इन डाकुओं को अपनी चीरा दस्तियों को कायम रखने के लिए नर्सरी हमेशा दस्तयाब रहती है। यह भी हकीकत है कि हनी ट्रिप्स का काम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए होता है। फेसबुक पर आईडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। अदारे इतने बेबस तो नहीं कि जो लड़कियां अगवा बराए तावान में मुलव्वस हैं और इनका किरदार सामने मौजूद है, इनको ट्रेस ना कर सकें। तफ्तीश का अमल खुद बता रहा है कि मामलात कहां तक ख़राब और कहां से बिगाड़े जा रहे हैं। जनूबी पंजाब और सिंध कच्चा में एक इशारा से मुतअद्दिद मेंबरान असम्बली की कामयाबियों में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले ये डाकू नए नहीं हैं, बल्कि जिस वक्त ज़ियाउल हक का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, अमलन सिंध और जनूबी पंजाब का बेशतर इलाका इन्हीं डाकुओं के ज़ेर असर था और कत्ल व गारत गरी, लूट मार, खौफ व हरास ही नहीं, गली मोहल्लों में खेलते बच्चों को अगवा करने का काम भी जोरों पर था। 1992 से 1995 तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद सिंध में बड़े ऑपरेशन का फैसला
किया, जिसके तहत सबसे पहले सिंध में अपना वजीर आला मुंतखब करवाया गया और फिर डाकुओं के मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान आर्मी को मुकम्मल अख्तियारात दिए गए। इस ऑपरेशन में जराइम में मुलव्वस अफराद की बड़ी तादाद मार दी गई और गिरफ्तार होने वाले अफराद की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा थी, जिसके बाद कई दहाइयों तक सिंध व जनूबी पंजाब में डकैतियों और जराइम में किसी हद तक कमी रही और आवाम ने सुख का सांस लिया। बदकिस्मती से आज हम जो हालात देख रहे हैं ये 1992 के हालात से मुख्तलिफ नहीं है। मुशर्रफ के दौर में पनपने वाली दहशत गर्दी से निपटने के लिए कामयाब हिकमत अमली के दौरान भारत में एक मंसूबा तैयार हुआ, जिसके तहत एक तरफ मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया गया, दूसरी तरफ मुल्क को अमन व अमान की सूरत हाल का शिकार करके मुसल्लह अफवाज समेत तमाम अदारों को उलझाने की हिकमत अमली के तहत मुनज़्ज़म प्लानिंग तैयार की गई। एक तरफ बलोचिस्तान के हालात को इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँचा दिया गया, दूसरी तरफ सिंध में कच्चा में मुतअद्दिद अजला में डाकुओं के हाथों में नजर आने लगे। ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि ये सब सियासतदानों और मुसल्लह अफवाज का ही करिश्मा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर तशद्दुद पसंदी का रुझान बढ़ाने के लिए लेफेंटर ब्रिगेड भी उतारी गई और इनको अपने मकासद के लिए पाकिस्तान के ख़जाने से भारी मुआवजे भी दिए जाने लगे। जो कसर बाकी बची 32,000 दहशत गर्द रिहा करके पूरी कर दी गई।